Hi to everyone, this is Sajid Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर को कवर अप कर चुके हैं और अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है ना बच्चे, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके नीट के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इस सीरीज़ का 10th पार्ट है और प्रीवियस सीरीज़ में हमने काफ़ी डिटेल मैनर में इस चैप्टर को कवर अप किया है और ये ऑलमोस्ट चैप्टर धीरे धीरे अब कंप्लीट होने के कगार पर है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेसन्स में हमने सैलिवरी ग्लैंड को काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, तो अगर हम आज के टॉपिक को बात करते हैं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और यही एपिथेलियल सेल्स आगे चल करके एक लेयर फॉर्म करते हैं। जस्ट इसके नीचे ही फॉर्म अ लेयर कॉल्ड एज लैमिना प्रोपिया। ठीक है, तो ये जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं यही फर्दर आगे चल करके क्या फॉर्म करते हैं, एक लेयर फॉर्म करते हैं और उसी लेयर को आप क्या बोलते हो, लैमिना प्रोपिया। ठीक है, और ये लैमिना प्रोपिया और साथ में यहाँ पर साथ में और क्या, एंड कॉलम, एंड साथ में और क्या फॉर्म करते हैं, कॉलम सिक्रिटरी सेल्स। और इसी कॉलम सिक्रेटरी सेल्स को आप क्या बोलते हो, कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड क्या है, एपिथेलियल सेल है जो आगे चल करके एक लेयर बनाते हैं। उस लेयर को बोलते हैं लैमिना प्रोपिया। साथ में और क्या बनता है उससे बच्चे, कॉलम सिक्रेटरी सेल। इसी कॉमन सिक्रेटरी सेल्स को ही आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब देखो एक यहाँ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इस चीज़ को आप थोड़ा अंडरस्टैंड करना कि जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं। तो ये प्रेजेंट बेसिकली कहाँ पर होते हैं, आपके स्टमक के वॉल पर। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये क्या है, आपका ये ईसोफेगस है। ठीक, ईसोफेगस है। ठीक, तो अगर मैं इस रीजन की बात करता हूँ, तो ये तो क्या है आपका ईसोफेगस है। ठीक, ये आपका क्या है, स्टमक है और यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, यहीं पर एक स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं और जहाँ पर स्टमक ख़त्म होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होते हैं वहाँ पर भी एक स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पिंस्टर जो है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर है और ये पायलोरिक रीजन के पास प्रेजेंट होता है, इसलिए इस स्पिंस्टर को आप बोलते हो पायलोरिक स्पिंस्टर। ठीक है, अब देखो ये जहाँ पे ईसोफेगस कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये स्टमक में क्या हो रही है, ओपन हो रही है। इस ओपन वाले पार्ट से अगर आप देखो तो इस पार्ट को आप बोलते हो कार्डिक। इस पार्ट को आप क्या बोलते हो, कार्डिक। इस अपर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, फंडस। ठीक, कार्डिक के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, स्टमक का बॉडी वाला पार्ट प्रेजेंट है और लोअर बॉटम पे क्या प्रेजेंट है, पायलोरिक। ठीक है, अब देखो ये तो आपका स्टमक है, ये क्या है आपका स्टमक है। कैसा शेप है, जे शेप्ड है। कैसा शेप है, जे शेप्ड है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर इसी स्टमक के वॉल पर
सेल्स प्रेजेंट है, इसी स्टमक के वॉल पर क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट हैं, जिनको आप बोलते हो गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये फोल्डेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ना बच्चे, फोल्डेड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपकी एपिथेलियल सेल्स। और यही एपिथेलियल सेल्स आगे चल के क्या बनाते हैं, लैमिना प्रोपिया, और आपके क्या बनाते हैं, कॉलम सिक्रेटरी सेल्स, जो आगे चल के क्या सिक्रेट करते हैं, डिफरेंट हार्मोन और एंजाइम सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है ना, इसी को आप बोलते हो गैस्ट्रिक रूगे, इसी को आप बोलते हो गैस्ट्रिक रूगे। गैस्ट्रिक रूगे को ही मोर एप्रोप्रिएट टर्म में कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। मीन्स ये कुछ और नहीं है, ये कॉलम सिक्रेटरी सेल्स हैं जिसको आप बोलते हो गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये इसकी क्या है, पोजीशन है, ये इसकी क्या है, पोजीशन है। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अगर एक स्ट्रक्चर को आप बहुत डिटेल में ड्रॉ करो, अगर इसी स्ट्रक्चर को हम बहुत ही डिटेल मैनर में ड्रॉ करते हैं, सपोज हमने एक कॉलम को, हमने सपोज इसको क्या किया, इस स्ट्रक्चर को जूम आउट किया, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर को अगर हम जूम आउट करते हैं तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपके कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ये क्या है आपके कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तो हो गए आपके कनेक्टिव टिश्यू, और ये सभी क्या है आपके, आपका एक गैस्ट्रिक रूगे जिसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर थोड़ा जूम करके ड्रॉ कर रहे हैं। और ये आपकी क्या है, स्टमक की वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, इन्हीं सेल्स को हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में डिनोट करेंगे, ठीक है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम डिफरेंट फॉर्म में डिनोट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर डिफरेंट मार्कर, कलर मार्कर का यूज़ किया है ताकि आपको सेल्स ज़्यादातर क्लियर हों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्लैक मार्कर का यूज़ किया है, जो एक तरह की क्या है, म्यूकस नेक सेल्स हैं, जिसमें एक तरह के क्या प्रेजेंट हैं, गॉबलेट सेल्स, जो एक टाइप के क्या है, गॉबलेट सेल्स, ठीक है। अब देखो इन्हीं को हम ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब देखो हमने यहाँ पर डिफरेंट कलर के मार्कर का यूज़ किया है। ब्लैक वाले को अगर हम बात करते हैं, सपोज ये क्या है, फर्स्ट है, ब्लू वाला क्या है, ब्लू डॉट क्या है, सेकंड है, थर्ड रेड कलर में है, और फोर्थ क्या है आपका, फिर से हमने ब्लैक मार्कर का यूज़ किया। अब देखो ये डिफरेंट सेल्स हैं, ये क्या है, डिफरेंट सेल्स हैं, ये डिफरेंट सेल्स हैं। अगर हम इसी चीज़ को डिफाइन करें तो फर्स्ट क्या है आपकी म्यूकस नेक सेल्स हैं, जो एक तरह की क्या है, टाइप ऑफ गॉबलेट सेल्स। ये क्या है, एक तरह की गॉबलेट सेल्स हैं, ठीक है, जो क्या सिक्रेट करेंगी, रिलीज अ म्यूकस रिलीज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरी जो सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स को आप बोलते हो पेराइटल सेल्स। इन्हीं सेल्स को आप क्या बोलते हो, पेराइटल। इन्हीं सेल्स को आप क्या बोलते हो, पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स जो क्या रिलीज करेंगे HCl, साथ में कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है
पेराइटल सेल्स क्या रिलीज करेंगे, तो HCl रिलीज करेंगे और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेंगे। और ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, ये गैस्ट्रिक रुगे का स्ट्रक्चर है ना, इसी को हमने क्या किया, थोड़ा बड़ा फॉर्म में बना करके आपको समझाने की कोशिश किया है कि ये सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इन्हीं गैस्ट्रिक रुगे सेल्स पर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट सेल हो गई म्यूकस नेक्स्ट सेल, जो एक तरह की गॉबलेट सेल है, क्या रिलीज करेगी बच्चे, म्यूकस रिलीज करेंगे। सेकेंड सेल क्या है, आपकी पेराइटल सेल्स हैं, और पेराइटल सेल्स हमेशा क्या रिलीज करते हैं, HCl, ठीक है, और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। इनको हम आगे चल करके इनके रोल और इनके फंक्शन को बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो थर्ड सेल्स है, यहाँ पर जो थर्ड सेल है, इसकी लेबलिंग मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो थर्ड जो सेल है, उसी सेल को आप बोलते हो चीफ सेल। इसको आप क्या बोलते हो, थर्ड क्या है आपकी, चीफ सेल, या इसी को आप बोल देते हो पेप्टिक सेल, या इसी को आप बोल देते हो जाइमोजन सेल, ठीक है, जाइमोजन सेल। अच्छा, ये काम क्या करते हैं, तो बेसिकली आपके प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। तो जो ये थर्ड सेल है ना, चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल, ये क्या रिलीज करते हैं, तो रिलीज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हमेशा कैसा बनाते हैं, तो इनएक्टिव फॉर्म में बनाते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में बनाते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर पैप्सिनोजन एक तरह का कैसा एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। आगे हम चल करके इस पे बात करेंगे कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इनएक्टिव से एक्टिव किस वे में होता है, ठीक है। तो वहां पर इंपॉर्टेंस आएगी आपके पेराइटल सेल से जनरेट हुए HCl की, ठीक है। साथ में अगर आप बात करते हो प्रोरेनिन, तो प्रोरेनिन मीन्स प्रो क्या है, ये भी एक तरह का इनएक्टिव एंजाइम है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोरेनिन, तो प्रोरेनिन बेसिकली आपके चाइल्ड में प्रेजेंट होता है। चाइल्ड मीन्स 0 to 1 ईयर का जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोरेनिन। तो जो चीफ सेल है, पेप्टिक सेल है या जाइमोजन सेल है, ये एक तरह के प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। और ये एंजाइम एक तरह से क्या है, अभी फिलहाल इनएक्टिव हैं। तो फर्स्ट सेल म्यूकस नेक्स्ट सेल है, जो एक तरह की गॉबलेट सेल है। दूसरी है पेराइटल सेल, जो बेसिकली HCl और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की इंपॉर्टेंस ये है बच्चे कि बेसिकली ये विटामिन B12 को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। और अगर कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये रिलीज ना हो या फर्दर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ना हो, तो बेसिकली वहाँ पर जो एनेमिक कंडीशन क्रिएट होती है, उस केस को भी हम डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे परनीशियस एनीमिया के बारे में, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हमने पढ़ा चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल। अब देखो फोर्थ टाइप जो है, इन्हीं सेल्स को बोलते हैं गैस्ट्रिन सेल, जो गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर आप इन 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, और ये बेसिकली डिफरेंट एंजाइम हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। ये बात यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं उसको भी रेक्टिफाई करने में कोशिश करूँगा। अब देखो पेराइटल सेल जो है वो HCl और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं। अब इनके रोल के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हुआ आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड में।
चलो, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रोल ऑफ कैस्टल इंट्रिंसिक, या आप इसको अंडरस्टैंड करो रोल ऑफ विटामिन B12, ठीक है, रोल ऑफ विटामिन B12, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो पेराइटल सेल्स है ना, पेराइटल सेल्स क्या रिलीज कर रही हैं, क्या रिलीज कर रही हैं, रिलीज ऑफ एक तो HCl रिलीज कर रही हैं, साथ में कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर रहे हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CIF, ठीक है। अब देखो CIF का जो फंक्शन है, जो CIF का जो फंक्शन है वो बेसिकली फंक्शन, या आप बोल सकते हो कि इसका रोल क्या है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 को एब्जॉर्व करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपका कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर काम क्या करता है, तो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं विटामिन B12, विटामिन B12 जो है वो अगर इसके फंक्शन को अंडरस्टैंड करो तो ये हेल्प करता है, हेल्प इन RBC मीन्स रेड ब्लड सेल को मैच्योर करने में हेल्प करता है, मैच्योरेशन में इसका हेल्प करता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पर जो विटामिन B12 है वो हेल्प करता है RBC को मैच्योर करने में, ठीक है। जैसे सपोज अगर आप अंडरस्टैंड करो कि ये RBC है और ये कैसी है, इमैच्योर है, तो जब ये इमैच्योर होगा तो इसका साइज़ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा, लार्ज साइज़ होगा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर यहाँ पर विटामिन B12 की प्रेजेंट है, मींस कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर ने एब्जॉर्व किया विटामिन B12, कहाँ से एब्जॉर्व हो रहा है, फ्रॉम फूड, ठीक है। फूड में जो विटामिन B12 है बेसिकली ये एनिमल सोर्स से ही मिलता है, विटामिन B12 आपके मिल्क से मिलता है, चिकन से मिलता है, मटन से मिलता है, तो बेसिकली जितने भी एनिमल सोर्स के फूड हैं उनमें विटामिन B12 ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, और विटामिन B12 को एब्जॉर्व करने में कौन हेल्प कर रहा है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये विटामिन B12 का फंक्शन क्या है, तो विटामिन B12 का फंक्शन ये है कि जो इमैच्योर RBCs है ना, जो इमैच्योर रेड ब्लड सेल है जिसका साइज़ क्या है, बहुत बड़ा साइज़ है, ये फाइनली मैच्योर होकर के ये बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे। कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, और ये क्या है आपका मैच्योर RBC है। कैसा है, मैच्योर RBC है। तो ये मैच्योरेशन में कौन हेल्प कर रहा है, तो विटामिन B12 हेल्प कर रहा है। अब सपोज आप एक कंडीशन अंडरस्टैंड करना, एक कंडीशन होता है जिसको आप बोलते हो एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है जिसको आप बोलते हो परनीशियस एनीमिया, या आप बोलते हो मैक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। अब देखो होगा क्या, कंडीशन है
मैक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है, या इसी को आप बोल देते हो परनीसियस एनीमिया, ठीक है। अब परनीसियस एनीमिया या मैक्रोसिटिक एनीमिया को आप रिलेट करना इस पॉइंट से जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। देखो, ये तो बात हुई कि जब विटामिन B12 कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ और उसने आरबीसी को क्या किया, मैच्योर किया, और मैच्योर करने के बाद जो आरबीसी है उसका स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, बाइकॉन्केव, और आरबीसी मैच्योर होगी तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। पहले की साइज़ क्या था, लार्ज था, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर आरबीसी का साइज़ बहुत बड़ा है, तो ये इनगल्फ हो जाएगी किसके थ्रू, ये किल कर दी जाएगी, किल बाय मैक्रोफेज। जब मैक्रोफेज इसको किल कर देंगे, इस आरबीसी को किल कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, किल कर देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो पर्सन के बॉडी में कंडीशन कैसे क्रिएट होगी, मीन्स पर्सन के बॉडी में आरबीसी का नंबर क्या है, डिक्रीज होने लगेगा, और जब डिक्रीज होगा तो कंडीशन को आप क्या बोलोगे, कॉल्ड एज एनीमिया। और ये एनीमिया जो है मीन्स आरबीसी का नंबर जो कम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आरबीसी का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, और इसी एबनॉर्मल साइज़ की वजह से ही मैक्रोफेज ने इसको डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद इसको किल कर देगी या इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो जब पर्सन के बॉडी में आरबीसी का नंबर कम होगा तो उस कंडीशन को बोलोगे परनीसियस एनीमिया। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आरबीसी का साइज़ क्या है, लार्ज है। आरबीसी का साइज़ लार्ज क्यों है, क्योंकि ये इमैच्योर आरबीसी है, मीन्स ये आरबीसी अभी मैच्योर नहीं हुई है। ये कंडीशन कब की है, ड्यू टू जब पर्सन के बॉडी में एब्सेंस ऑफ विटामिन B12, जब विटामिन B12 की एब्सेंस होगा पर्सन के बॉडी में तो मैच्योरेशन का प्रोसेस होगा नहीं। मैच्योरेशन का जब प्रोसेस होगा नहीं तो जो ज़्यादातर आरबीसी होंगी वो कैसी होंगी, इमेच्योर फॉर्म में होगी। इमेच्योर फॉर्म में है तो इनका साइज़ कैसा होगा, लार्ज साइज़ होगा। और लार्ज साइज़ को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है या कौन किल कर रहा है, मैक्रोफेज किल कर रहा है। जब मैक्रोफेज किल करेंगे तो आरबीसी का नंबर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और उस कंडीशन को आप बोलोगे एनेमिक कंडीशन। और किस तरह की एनेमिक कंडीशन है, तो इसी को हम बोलते हैं परनीसियस एनीमिया या मैक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर होगा। और इसी से रिलेटेड एक टर्म और है, माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया में भी एक कंडीशन आती है, वो एचसीएल वाले पोर्शन में है, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे। तो बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। और अगर कोई भी पॉइंट मिसिंग है, कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो आप कॉमेंट ज़रूर करना, मैं उसको भी क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे प्यार दो, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो, मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यूट्यूब पर लेकर के आऊँगा। थैंक यू।